Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay, we have started our chapter number 7 electrochemistry, and our today topic is corrosion and its prevention. What is corrosion? Corrosion is a slow and continuous eating away of a metal by surrounding मीडियम. क्रोयन से हम लोग अगर समहाउ इससे फेमिलियर भी हैं कि जो जंग लग जाता है जो चीज़ों को, लोहे को खास तौर पे जो हम लोग घरों में भी देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, या हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरह से जो आयरन है उसकी रस्टिंग हो गई होती है, मतलब क्रोयन जंग लगना है अगर हम सिंपल कहें तो. ये एक क्रोयन का जो प्रोसेस है, अगर किसी भी मेटल पे क्रोयन स्टार्ट हो गई है तो ये नहीं है कि ये थोड़ी सी होके रुक गई है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. और दो कि ये बहुत स्लो है. अगर एक मेटल ख़राब होना शुरू हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि वो पूरे का पूरा जो है वो उस पे जंग लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं प्रोसेस. एक दफ़ा अगर क्रोयन स्टार्ट हो जाए तो वो रुकता नहीं है. अब अगर हम लोग बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो आयरन की क्रोयन होती है उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंडीशंस है. दो कंडीशंस है रस्टिंग ऑफ आयरन की, मतलब किन वजह से रस्टिंग हो सकती है. एक तो ये है कि मॉइस्ट एयर की वजह से. मॉइस्ट एयर मतलब कि जो एयर होगी उसके अंदर जब वाटर वेपर्स होंगे, वो वाली एयर से जब एक्सपोज होगी जो आयरन है, तो फिर वो रस्टिंग काज करेगी. ठीक है, अगर तो सिर्फ एयर है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन उसको रस्ट नहीं काज कर सकती. लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ वाटर भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, तो भी जो है वो रस्टिंग होगी. या अगर वाटर अकेला है, वाटर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगी. तो मतलब कंडीशन क्या है, मॉइस्ट एयर, वाटर का होना भी ज़रूरी है रस्टिंग के लिए, और सेकंड वन ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है. ये इसकी कंडीशंस हैं. अब अगर हम रस्टिंग के प्रोसेस को देखें कि ये प्रोसेस होता कैसे है, जो है दो कंडीशंस है ना इसकी. एक तो ये होगी कि मॉइस्ट एयर, और जो दूसरी कंडीशन है इसकी वो ये है कि जब उसके ऊपर कोई डेंट पड़ेगा, मतलब कि जो हमारी आयरन शीट है उस पे जैसे कोई डेंट या स्टेन वगैरह आएगा, तब वहाँ से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. मतलब सपोज़ किसी भी आयरन की शीट पे एक जगह थोड़ा सा डेंट आया है और वहाँ पे फिर मॉइस्ट एयर के साथ वो एक्सपोज हुआ है, तो वहाँ से रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया. अब ये प्रोसेस होता कैसे है कि सपोज़ कोई भी आयरन शीट है, उस पे डेंट पड़ा है, वहाँ पे मॉइस्ट एयर आई है और रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. अब वो जो रीजन है ना जहाँ पे डेंट पड़ा है और जहाँ पे मॉइस्ट एयर आई है, उस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन. मतलब कि ये देखें, जैसे ये आपको सपोज़ ये एक आयरन शीट है, इस पे यहाँ पे डेंट पड़ा है और इसको हम कहेंगे एनोडिक रीजन. और हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, देयर इज़ ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑन एनोड. ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीडेशन पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी जहाँ पे भी एनोड रीजन पे. ठीक है, तो अब एनोड पे कैसा रिएक्शन होगा, जो आयरन होगा, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी. अब सपोज़ हमारे पास 2 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे, तो आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए हैं आयरन ने, ये देखें सपोज़ कि ये आयरन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए हैं. अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे पूरी आयरन शीट पे. ये जो आपको एरो के नीचे इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ये पूरी आयरन शीट के ऊपर मूव करेंगे और उस रीजन पे जाके स्टॉप होंगे जहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी. जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ये वहाँ पे जाके रुक जाएंगे. जैसे ये देखें, यहाँ पे इनको ऑक्सीजन मिल रही है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है एयर से, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे और इस रीजन को हम बोलेंगे कैथोड रीजन. कैथोड रीजन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयरन ने रिलीज़ किए थे एनोड रीजन पे, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ऑक्सीजन के पास आएंगे और उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कैथोड रीजन. और कैथोड पे क्या होती है, हमेशा रिडक्शन होती है, मतलब कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, मैंने आपको अभी बताया. जैसे ये देखें,
कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ऊपर से ऑक्सीजन आई है, साथ एच पॉजिटिव आइंस है। अब ये एच पॉजिटिव आइंस कहाँ पे आए हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। यहाँ पे ये 3 है कैथोड रीजन पे, इन तीनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस रीजन पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एच पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए हैं, इसका तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स आयरन ने रिलीज़ किए हैं और ऑक्सीजन एयर से आई है, लेकिन ये एच पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए हैं। ये एच पॉजिटिव आयंस आए हैं, देखें एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो नहीं होती, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनता है और वो कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो फिर वो डिसोसिएट होके बनाता है एच पॉजिटिव आयंस। तो ये जो हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कार्बोनिक एसिड से आए हैं। ठीक है, तो मतलब कि एसिडिक मीडियम, फिर हम कह सकते हैं एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनेंगे और फिर वो रिएक्ट करेंगे और आगे से रस्टिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम इस ओवरऑल प्रोसेस की बात करें जो हमने एनोड और कैथोड पे ऑब्जर्व किए हैं, एनोड पे हमारे पास 2 आयरन थे, कैथोड पे हमारे पास ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 हाइड्रोजन आयंस थे। अब ये सारे मिलके तो हमारे पास ये दोनों बने हैं, जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन होके वाटर बना। मतलब ये जो 2 रिएक्शंस है ना, ये इसका फर्स्ट वाला, ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला और इसका ये वाला फर्स्ट रिएक्शन, इन दोनों को हमने रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है ना, मतलब ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, इन दोनों को हमने कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म आई है। अब क्या होगा कि ये जो आयरन आपको नज़र आ रहा है, ये जो आयरन आयरन आयंस बने हैं, जो जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए थे और आयरन आयंस बने हैं, ये आयरन के आयंस जो हैं ये भी पूरी शीट पे मूव करेंगे और वहाँ पे जाके रुकेंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होगी और जहाँ पे वाटर प्रेज़ेंट होगा, वहाँ पे ये आयरन के आयंस रुकेंगे और फिर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर इन सब का रिएक्शन होगा और एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास रस्ट बनेगा, जो कि हमें रस्टिंग हुई हुई नज़र आती है। ये रस्ट फिर आगे से रस्टिंग काज़ करता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करती हूँ कि आयरन के जो आयंस हैं वो पूरी आयरन शीट पे मूव करेंगे और वहाँ पे जाके स्टॉप होंगे जहाँ पे उन्हें जो है वो फ्रीली ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और आयरन के आयंस का रिएक्शन होगा तो हमारे पास उसके रिज़ल्ट में क्या बनेगी, रस्ट बनेगी। ठीक है, और इस रस्ट की वजह से ही क्रोयन होती है। ठीक है, ये जो हमें इरोडेड चीज़ें नज़र आती हैं उस पे बेसिकली क्या होता है, ये रस्ट होती है। अब क्या होगा कि एक दफ़ा अगर ये रस्टिंग होना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिर जब उस तक उसने पूरा आयरन की शीट को ख़राब नहीं कर देना, वो रुकेगी नहीं। इसीलिए अगर यहाँ किसी भी रीजन में रस्ट बन चुका है, जैसे यहाँ पे ये रस्ट बन चुका है, अब ये रस्ट का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और ये पूरी की पूरी आयरन शीट पे बनेगा और पूरी की पूरी आयरन शीट की रस्टिंग कॉज करेगा। ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट है कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन से या क्रोयन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब बच कैसे सकते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिमूवल ऑफ स्टेन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रस्टिंग की कंडीशन क्या होती है, स्टेन या डेंट पड़ना। ठीक है, तो अगर कोई भी गंदगी वगैरह या स्टेन्स उसके ऊपर लगे हुए हैं तो हम उसको क्लीन कर दें। सेकंड वन इज़ पेंट्स एंड ग्रीजिंग। पेंट्स एंड ग्रीजिंग की क्या है कि हम उनके ऊपर एक कोई भी हमारे पास जो मेटल है उसके ऊपर हम कोट कर दें किसी भी पेंट का या ग्रीस का। एंड थर्ड वन इज़ अलॉइंग। अब अलॉय क्या होता है, अलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अलॉय क्या होता है कि एक मेटल है, उसके ऊपर हम किसी और मेटल की या किसी नॉन मेटल की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 मेटल्स को इकट्ठा कर देते हैं या एक मेटल के ऊपर कुछ नॉन मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं अलॉय। ठीक है, तो ये अलॉइंग का जो प्रोसेस है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं मेटल्स को क्रोयन से बचाने के लिए।
नेक्स्ट है मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग क्या होती है कि इसमें भी हम क्या करेंगे कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर हम दूसरे मेटल्स को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, मेटल को ही उसकी लेयर लगाएंगे, नॉन मेटल्स नहीं लगाएंगे, मेटल्स ही। जैसे कि कोई भी अगर आयरन है तो जिंक, टिन और क्रोमियम वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी प्रिवेंशन के लिए करते हैं कि हमारा जो मेटल है वो कोरोजन से बचा रहे। उसके अलावा इसके जो फिज़िकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ गैल्वेनाइजिंग और जिंक कोटिंग, ठीक है। जिंक कोटिंग को हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। और सेकंड वन इज़ टिन कोटिंग। एंड व्हाट इज़ जिंक कोटिंग के मतलब मेटल के ऊपर हम लोग जिंक की कोट कर दें, मतलब जिंक की एक लेयर लगा दें। अब कैसे होगा ये प्रोसेस कि हमने सबसे पहले कोई आयरन शीट लेनी है, आयरन शीट को लेंगे, उसको हम डिप करेंगे जिंक क्लोराइड बाथ में, ठीक है। हमारे पास एक एक्सपोज टब है, उसके अंदर या कोई भी हमारे पास बर्तन है, मतलब जितनी शीट है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ है, तो उसमें हमारे पास जिंक क्लोराइड पड़ा हुआ है। अब आयरन की शीट को लेंगे, उसको क्लीन करेंगे अच्छे से और फिर उसको जिंक क्लोराइड बाथ में डिप करेंगे। अब जब हम उसको जिंक क्लोराइड बाथ में डिप करेंगे, वो कम्प्लीटली डिप हो जाएगा, तो फिर उसको निकाल के हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, मतलब उसको हमने खुश्क करना है। अब हीट करने के बाद क्या होगा कि आयरन की शीट को हमने दोबारा से किस में डालना है, मोल्टन जिंक बाथ, ठीक है। देखें, सबसे पहले जिंक क्लोराइड में डालना है, जिंक क्लोराइड में डिप करने के बाद उसको हम हीट करेंगे, देन वी विल डिप इन जिंक मोल्टन जिंक बाथ, ठीक है। मोल्टन जिंक जिसमें पड़ा हुआ हो उसमें हम उसको डालेंगे और उसके बाद फाइनली हम उसको कूल करेंगे, मतलब एयर कूल करेंगे, एयर ड्राई होने देंगे। हमने कोई उसको हीट नहीं करना, कोई हम उसको कूल नहीं करना, बस हमने उसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उस पर हम उसको रख देंगे ताकि वो खुद ही एयर कूल्ड हो जाए, हाँ, ठीक है। अब ये जो जिंक कोटिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस है जिंक कोटिंग का या गैल्वेनाइजिंग का, क्योंकि अगर जिंक कोटिंग जो है वो आयरन के ऊपर से कहीं से ब्रेक भी हो गई है तो भी ये उसको कोरोजन से बचाएगी, ठीक है। अगर कहीं से जिंक की जो लेयर है वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, डेंट आ गया या स्टेन पड़ गया उस पर, तो भी वो उसको उससे बचाएगी। तो जिंक कोटिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छा प्रोसेस है। देन लास्ट वन इज़ टिन कोटिंग। टिन कोटिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उसी तरह से आयरन शीट लेनी है, उसको क्लीन करना है, देन वी विल डिप इट इन मोल्टन टिन। डायरेक्टली हम इसको मोल्टन टिन में डिप कर देंगे, उसको तो हमने पहले जिंक क्लोराइड बाद में डिप किया था, इसको हम डायरेक्टली मोल्टन टिन में डिप करेंगे। देन हम उसको हॉट रोलर से पास करेंगे। अब रोलर्स क्या होते हैं कि जैसे आपने शुगर केन जूस पिया हुआ है, उसमें देखा आपने किस तरह से वो शुगर केन को उन रोलर्स में से पास करते हैं, तो उसी तरह से हार्ट रोलर्स लगे हुए होंगे, उनके दरमियान से हम इस आयरन की शीट को मूव करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद इस पे टिन कोटिंग आ जाएगी। अब ये जो टिन कोटिंग है ये एज़ कम्पेयर टू जिंक कोटिंग ये उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये आयरन को इतना ज़्यादा बचाती नहीं है उससे। आयरन की अगर कहीं से ये कोटिंग ब्रेक हो जाएगी तो कोरोजन फिर से हो सकती है। ये जो टिन कोटिंग है ये बेसिकली यूज़ होती है हमारी फूड इंडस्ट्री में, जो कि हमें टिन कैंस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई होती है वो टिन की होती है, ठीक है। तो ये फूड और बेवरेजेस वगैरह को स्टेरलाइज करने के, प्रिजर्व करने के लिए ये यूज़ होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जिंक कोटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रेस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज़ आपसे वो शॉर्ट क्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन रेस्ट, तो आपने ये जो इक्वेशन के नीचे वाली लाइन्स है इसको लिखना है और उसमें आप लिखेंगे इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको ये इक्वेशंस ईच एंड एवरीथिंग आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम आपने मस्ट करनी है ये, ठीक है, डायग्राम ज़रूर करनी है आपने। उसके अलावा नेक्स्ट ये सारे प्रोसेसेस आपने शॉर्ट लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 128 to 130। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।